कल हम लोग अस्थि के बारे में पढ़े थे, आज उपास्थि के बारे में पढ़े। उपास्थि है ना, तो हमारे शरीर में कुछ जो है हड्डी की संरचना जैसी उपास्थियां भी होती हैं। उपास्थि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रियल में हड्डी की तरह मजबूत नहीं दिखती और उसकी तरह कड़ी नहीं होती, लेकिन ये हड्डी का काम करती है, इसलिए इनको उपास्थि कहा जाता है। जैसे नाक में जो देखिए ये फॉल्स हड्डी होती है, कान के यहाँ देखिए हड्डी होती है, लेकिन जब आप देखेंगे कंकाल का डिजाइन तो कंकाल में आपको नाक नहीं रहेगा, नाक की जगह उसके छेद दिखाई देगा। कान नहीं रहता है, उसके जगह छेद रहता है। इसी तरह ज्वाइंट जो देखते हैं, ज्वाइंट के बीच में खाली स्थान दिखाई देगा जहां जहां ज्वाइंट है, तो इसका मतलब कोई तो चीज थी वहां जो अब नहीं है, वो क्या होती है? वो उपास्थि है ना। तो थोड़ा सा जानकारी देखें कि उपास्थि पतले तथा महीन कोलेजन तंतुओं से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले कैसे? कोलेजन तंतु, कोलेजन फाइबर से छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बनी होती है। इसका मैट्रिक्स एक प्रकार के प्रोटीन से बना होता है जिसे कॉन्ड्रीन कहते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है, जो पदार्थ होता है जिससे ये बनता है, वो किससे बना होता है? कॉन्ड्रीन से कहते हैं। उपास्थि की कोशिकाओं के मध्य पर्याप्त स्थान होता है, गैप होता है, जिसके चारों ओर द्रव से भरा हुआ एक आवरण होता है जिसे लैकुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैकुना कहा जाता है। इसकी ठोस अधात्री मैट्रिक्स, अधात्री का अंग्रेजी होता है मैट्रिक्स, प्रोटीन एवं शर्करा से निर्मित होती है। यह अस्थियों के जोड़ने का समतल बनाती है। उपास्थि नाक, कान और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। नोट करने की बात है कि शार्क मछली का पूरा कंकाल तंत्र जो होता है वो उपास्थि का बना होता है, समझे, अर्थात लचीली हड्डी नुमा संरचनाओं से बना हुआ रहता है। अब उपास्थि और अस्थि में यदि डिफरेंस करने की बात आ जाए कि कैसे हम जानेंगे कि ये उपास्थि है, ये अस्थि है, तो इनमें कुछ मेजर डिफरेंस तो याद रहना चाहिए। तो देखिए कुछ डिफरेंस। अस्थि में क्या होता है कि अस्थियां कठोर और प्रत्यास्थ तथा दृढ़ अंग हैं जो केसरिकु की कंकाल का निर्माण करती हैं। यहाँ को स्वय का है, कशेरुकी कंकाल का निर्माण करती है, ठीक है ना। अब क्या होता है? अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ मतलब बताए थे कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई वस्तु को यदि खींचा जाए या दबाया जाए तो वो अपनी पुनर्वस्था को नहीं प्राप्त करे, तो ये जो गुण अगर होती है तो उसको अप्रत्यास्थ कहते हैं। अप्रत्यास्थ का मतलब आपने उसको खींचा या दबाया तो वो अपनी फिर से जो उसके ओरिजिनल पोजीशन था वो फिर से रीगेन करने की, फिर से प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो ये प्रत्यास्थता का गुण इसमें नहीं होता है। पहली बात, हड्डी का यही होता है कि आप उसको दबा दीजिए, तोड़ दीजिए, चूर दीजिए तो वापस वो अपने आकार में आने का कोशिश नहीं करता है। लेकिन नाक में देखिए, नाक आप ऐसे कर देते हैं फिर वापस नाक सीधी हो जाती है, होती है ना। लेकिन हड्डी अगर किसी की तोड़ दी आपने, ऐसे मोड़ दी, फिर वापस अपने आप नहीं सीधा होगा, है ना। नाक तो आप आराम से कर देते हैं ना, नाक को ऐसे ऐसे करते रहते फिर वापस आ रहा है। कान को देखते हैं, कान को ऐठ दिया जाता है फिर भी कान वापस आ जाता है अपने पोजीशन पर। अगर ऐसा नहीं होता है, पुराने जमाने में जो सर लोग रहते थे वो लोग अगर कान ऐठ देते, कहते थे चाबी दे देंगे, अगर चाबी दे देते तो फिर चाबी नहीं खुलता, है ना, वापस आ जाता है ना। तो इसमें जो है ना, इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है ना, मतलब ये अपनी पुनर्वस्था को नहीं प्राप्त करती है। दूसरी बात, ये कंकाल का निर्माण करती हैं। जितने भी कशेरुक होते हैं, है ना, वर्टिब्रेटा श्रेणी के जो जंतु हैं, उनमें सब में क्या करते हैं? वो अस्थियों का, कंकाल का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या? उपास्थि कोमल, प्रत्यास्थ तथा लोचशील संयोजी ऊतक है जो अस्थियों की परस्पर घर्षण से सुरक्षा करती है। जहां जहां ज्वाइंट है वहां बीच में वो बना हुआ है। ज्वाइंट के पोर्शन पर देखिएगा, या मेनली जो घुटनों के ज्वाइंट के पोर्शन पर ये जो है वहां वो चिपका हुआ है। तो ये क्या करता है? अगर ये नहीं रहेगा तो अस्थियां क्या होंगी? रगड़ेंगी। बार बार आप चलिएगा, ऐसे मोड़िएगा तो उसमें क्या होगा? रगड़ आएगा, हड्डियां घिसेंगी, घर्षण होगा, घिसन होगा उसमें। लेकिन ये जो रहता है ये लचीली होती है, तो ये क्या करती है? ये उसको घिसने से रोकती है।
तो ये क्या है, लोचशील होती हैं और अस्थियों के परस्पर इसमें क्या, इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। प्रत्यास्थता का गुण बताए कि अपनी अवस्था को फिर से प्राप्त कर लेना, कोई परिवर्तन का, कोई आपने विरूपक बल उसमें लगाया, कोई आपने बल लगाया और उसके बाद वो फिर से अपनी अवस्था को वापस प्राप्त कर ले, है ना। अब है अस्थियां दो प्रकार की होती हैं, एक ठोस तथा स्पंजी विरल संरचना वाली। विरल मतलब होता है दूर दूर, है ना, दूर दूर तो उसमें कण हो तो विरल संरचना वाली होंगी, है ना। उपास्थि तीन प्रकार की होती हैं, पारदर्शी हो गए, है ना, इसको हाई लीन कहा जाता है, रेशेदार होगा, फाइब्रस कहा गया, तथा लचीली होंगे, इलास्टिक। ये तीन प्रकार की उपास्थितियां होंगी, है ना। अस्थि कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। जो अस्थि की कोशिकाएं उसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोसाइट्स। और उपास्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट्स। दोनों याद रहेगा, दोनों एक जैसे नाम थोड़े थोड़े, वहां ऑस्टियोसाइट्स है, यहाँ क्या है, कॉन्ड्रियोसाइट्स, है ना। अस्थियों में रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती हैं, है ना। उपास्थि में रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इसमें उपस्थित होगा, इसमें अनुपस्थित है। आगे देखिए, अस्थि, अस्थियों में उपस्थित मैट्रिक्स कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार का होता है, जबकि उपास्थि में जो मैट्रिक्स होता है वो पूर्णतः क्या होगा, कार्बनिक, ऑर्गेनिक होगा, उसमें कार्बन ही मुख्यतः विद्यमान होगा। अब इसमें कहा गया है कि अस्थि में कैल्शियम लवण उपस्थित होते हैं, इसमें कैल्शियम लवण उपस्थित अनिवार्य नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका मेन कंपोनेंट बोलेंगे तो इसमें कैल्शियम होगा ही अस्थियों में, इसमें जरूरी नहीं कि हो, है ना। अस्थियों में द्विदिशीय वृद्धि होती है, दोनों तरफ से, ये सभी ओर से, दोनों ओर से वृद्धि कर सकते हैं, जबकि उपास्थि में एक दिशीय, केवल वन साइडेड वृद्धि होगा, एक दिशीय इसमें वृद्धि हो सकता है। अब देखिए कंकाल तंत्र क्या है, स्केलेटल सिस्टम। यह अस्थियों उपास्थियों का ढांचा होता है, अस्थि और उपास्थि दोनों मिलकर बना हुआ है, तो ये उसका क्या है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेम है, ढांचा है ना। इसका शारीरिक गति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अगर ये ना होती, है ना, तो हम शारीरिक गति कैसे करती, चलना फिरना मुश्किल होता। तो ये हमारी ये फ्रेम वर्क जो करता है, फ्रेम बनाया हुआ है, तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ये हमें मदद करता है, शारीरिक गति में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक को कहा जाता है एक्सोस्केलेटन, है ना, एक्सोस्केलेटन बाहरी जिसको कहते हैं, और दूसरे को कहा जाता है इंडोस्केलेटन सिस्टम। तो बाह्य कंकाल तंत्र, दूसरा अंतः कंकाल तंत्र। हमारे बाल और नाखून इस तंत्र में शामिल है। नाखून का अगला हिस्सा मृत कोशिकाओं का बने होते हैं, इनमें रक्त संचार नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें देख तो बाल कटाते हैं, नाखून कटाते हैं, हमें दर्द नहीं होता, है ना, क्योंकि ये डेड सेल से बने होते हैं। अब कैसे डेड सेल से, तो अंदर में क्या होता है कि जहां से ये जुड़े होते हैं वहां इसमें जीवित कोशिकाएं हैं, जब ये वृद्धि करते हैं तो वो कोशिकाएं ऊपरी भाग पर से वृद्धि करके आ जाती हैं, तो वो क्या होती है, डेड हो जाती है। इसी तरह जमा होते होते वो सारे डेड सेल का बनते हैं, तो ऊपर से यदि काट भी देते हैं तो उसका कनेक्शन जो है जीवित कोशिकाओं से नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें दर्द नहीं होता। लेकिन हम उखाड़ने की अगर कोशिश करते हैं तो दर्द होता है, क्योंकि उनका कनेक्शन जो है जीवित कोशिकाओं से होता है ना। इसी तरह नाखून की बात करते हैं, अगला सिरा हम बढ़ता है वो काट देते हैं, लेकिन आगे हम अगर खींचने की कोशिश करें या यहाँ अगर से कहीं गलत ब्लेड या फिर आपका जो है नाखून काटने वाला जो यंत्र है वो लग जाए, तो उसके कारण क्या होगा, आपको दर्द होना शुरू, क्योंकि वहां जीवित कोशिकाएं हैं। तो मृत जहां तक कोशिकाएं हैं वहां हम इसको काट भी देते हैं तो उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनमें रक्त संचार नहीं होता है, तो ब्लड इसमें सर्कुलेट ही नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेट होगा, वेसल्स जाएंगे तब ना हमें वहां तक तंत्रिका कोशिका जाएगी, तब हमको फीलिंग होगी कि हाँ मैं यहाँ हमने नाखून काट दिया तो हमें दर्द होना शुरू हो रहा है। जहां पर हमारा वो जुड़ा हुआ है सही जीवित कोशिकाओं से, वहां से हमको दर्द होना शुरू हो जाता है। इसमें हमारे शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। अस्थि एवं उपास्थि विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक बने होते हैं, ये सभी संयोजी ऊतक हैं। हम लोग ऊतक में ही ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ये सब संयोजी ऊतक। मेनली हम लोग ऊतक में अगर पढ़े तो यहाँ तक हमारे लिए काफी है, लेकिन जब अस्थि पढ़ रहे हैं तो हम लोग आगे भी चल जाते हैं, पूरा कंकाल तंत्र पढ़ लेते हैं, तो एक कंप्लीट ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसके बाद तो 10th में हमको ये सब चीजें नहीं, दूसरी चीजें पढ़नी है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है, वो अलग चीज है। तो यहाँ कम से कम हम अस्थि के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्केलेटन सिस्टम भी हम लोग खत्म कर लेते हैं, है ना। तो उसमें पूरा हम लोग जितनी हड्डियां हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उनके बारे में वर्क प्राप्त कर लेते हैं। तो इतना कम से कम हमको याद रखना चाहिए, जानकारी हो जानी चाहिए,
ठीक है, समझ गए? ठीक है, इतना कर लीजिए।